स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल की, जो 15 दिन से संघर्ष जारी है। इजराइल अपनी सभी हदें पार करते हुए गाज़ा पर बेशुमार हमले कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और यहाँ तक के जो सबसे सुरक्षित जगह अस्पताल अब तक मानी जा रही थी, अस्पताल भी अब सुरक्षित नहीं है। अस्पताल एक जिसमें 500 से भी अधिक बच्चे, महिलाएं और मरीज थे, उसको उड़ा दिया गया है, और उसके साथ साथ कई अन्य अस्पतालों को भी उड़ा दिया गया है। बावजूद इसके इजराइल का समर्थन जो समर्थक देश हैं वो बाकायदा बराबर करते आ रहे हैं। इजराइल के समर्थन में अब तक बहुत से देश खुलकर आए हैं, और कुछ देश खुलकर बयानबाजी करने के साथ साथ इजराइल भी पहुंचे हैं, जिसमें जर्मनी के चांसलर हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री शामिल हैं, जो इजराइल पहुंचकर नेतन्याहू को मदद का आश्वासन दे चुके हैं और उसकी पीठ थपथपा चुके हैं। दूसरी तरफ मजलूम फ़लस्तीन है। मजलूम फ़लस्तीन के समर्थक देश बहुत हैं और आम पब्लिक भी बहुत है, लेकिन जिस तरह की मदद की ज़रूरत आज फ़लस्तीनियों को है, फ़लस्तीन की जनता को है, वो मदद बिल्कुल भी आज तक किसी ने नहीं की है। इसके पीछे वजह क्या है, मैं इसी को स्पष्ट करने के लिए आज आपसे मुखातिब हुआ हूँ। आप ऐसे समझिए कि युद्ध जब बढ़ता है तो भारी तबाही होने की बिल्कुल आशंका नहीं, और निश्चित ही तबाही होती है। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल की, जो 15 दिन से संघर्ष जारी है। इजराइल अपनी सभी हदें पार करते हुए गाज़ा पर बेशुमार हमले कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और यहाँ तक के जो सबसे सुरक्षित जगह अस्पताल अब तक मानी जा रही थी, अस्पताल भी अब सुरक्षित नहीं है। अस्पताल एक जिसमें 500 से भी अधिक बच्चे, महिलाएं और मरीज थे, उसको उड़ा दिया गया है, और उसके साथ साथ कई अन्य अस्पतालों को भी उड़ा दिया गया है। बावजूद इसके इजराइल का समर्थन जो समर्थक देश हैं वो बाकायदा बराबर करते आ रहे हैं। इजराइल के समर्थन में अब तक बहुत से देश खुलकर आए हैं, और कुछ देश खुलकर बयानबाजी करने के साथ साथ इजराइल भी पहुंचे हैं, जिसमें जर्मनी के चांसलर हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री शामिल हैं, जो इजराइल पहुंचकर नेतन्याहू को मदद का आश्वासन दे चुके हैं और उसकी पीठ थपथपा चुके हैं। दूसरी तरफ मजलूम फ़लस्तीन है। मजलूम फ़लस्तीन के समर्थक देश बहुत हैं और आम पब्लिक भी बहुत है, लेकिन जिस तरह की मदद की ज़रूरत आज फ़लस्तीनियों को है, फ़लस्तीन की जनता को है, वो मदद बिल्कुल भी आज तक किसी ने नहीं की है। इसके पीछे वजह क्या है, मैं इसी को स्पष्ट करने के लिए आज आपसे मुखातिब हुआ हूँ। आप ऐसे समझिए कि युद्ध जब बढ़ता है तो भारी तबाही होने की बिल्कुल आशंका नहीं, और निश्चित ही तबाही होती है। युद्ध को रोकने के लिए ब्राज़ील द्वारा यूएन में एक प्रस्ताव लाया गया कि युद्ध रोका जाए, संघर्ष विराम किया जाए, और जो मानवीय सुविधाएं हैं उनको जो है फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा पट्टी के अंदर पहुंचाई जाए। लेकिन ये सब होते हुए नहीं देख सकता अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक हथियार लोबी का सरगना है। उसके हथियार ही दुनिया के अंदर बिकते हैं, और जहाँ भी अस्थिरता होगी, जहाँ युद्ध होगा, वहीं से अमेरिका की कमाई होगी। इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा दुनिया शांति से रहे। इसका पूर्व के भी आप इतिहास देख लेना, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। यानी कि एक तरफ फ़लस्तीन में जिस तरह गाज़ा पट्टी में तबाही मच रही है, वहाँ खाने पीने की जो वस्तुएं वह ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों को पानी मुयस्सर नहीं है, और मेडिसन दवाइयाँ वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, घायल बड़ी मात्रा में हैं। 4000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। इसके बावजूद भी यूएन में अपने वीटो का इस्तेमाल करके अमेरिका ने इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की नीति क्या है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। ये दो मुही बात करता है, दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स की भी बात करता है,
मानवाधिकार की भी बात करता है और एक तरफ युद्ध विराम की बात बिल्कुल नहीं करता। और दूसरी तरफ अरब लोगों को पर अरब देशों पर जो फ़लस्तीन के समर्थक हैं उनका बहुत प्रेशर है। अरब देश खुलकर फ़लस्तीन के साथ देने की बात तो करते हैं, इजराइल का बायकॉट तो करते हैं, लेकिन खुलकर कोई भी साथ नहीं आया। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, मैं इसको समझाने की आपसे कोशिश करूंगा कि कोई भी देश ये नहीं समझता, ये नहीं सोचता कि युद्ध बढ़े, और इसी वजह से शायद अरब देश इंतज़ार हैं, अरब देशों को इंतज़ार है कि युद्ध रुके और आगे ना बढ़े। लेकिन इजराइल और इजराइल के जो राष्ट्रपति नेतन्याहू हैं वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं और अमेरिका के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, बावजूद इसके कि इजराइल में भी नेतन्याहू का भारी विरोध है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि युद्ध बढ़े। इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल से अपने देश पहुंचे और वहां राष्ट्र के नाम संबोधन बाइडेन ने दिया, उसमें बाइडेन ने एक बात कही है कि हमास जैसे आतंकी संगठन और व्लादिमीर पुतिन जैसे तानाशाह को कभी भी जीतने नहीं दिया जाएगा। यानी कि सीधा निशाना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बाइडेन ने साधा है। ये यूक्रेन युद्ध के समय भी ये बातें सुनने को आई थी, और यूक्रेन युद्ध भी छेड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका ही रही है, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए, और अमेरिका बराबर यूक्रेन को उकसाता रहा, और बावजूद इसके ही इसी कारण से जो है युद्ध छिड़ा था। और आज यूक्रेन की क्या हालत है सब जानते हैं। भारतीय मीडिया या कोई भी मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन यूक्रेन बुरी तरह तबाह हो चुका है और वहाँ भी भारी जान माल का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान अरब देशों का ना हो, इसीलिए अरब देश थोड़े फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं कि युद्ध विराम हो और कोई तबाही ना मचे। लेकिन अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, ब्राज़ील के चांसलर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल का दौरा कर रहे थे, इसी बीच रूस काले सागर में, जिसे ब्लैक सी कहा जाता है, वहाँ पर अपनी मिसाइल किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दिए हैं काले सागर में। अब ये बात समझिए ये स्थिति कैसे होने जा रही है। ये जो हाइपर किंजल मिसाइल है रूस की, ये 500 किलो परमाणु हथियार लेकर 2000 तक की दूरी तय कर सकती है, यानी कि 2000 दूर स्थित अपने टारगेट को तबाह कर सकती हैं। और इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा है। ये 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसकी है, यानी कि कम से कम 1 सेकंड में 3 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। और अपने जो इसका निशाना होता है, और किसी बीच में इसको कोई भी भेद नहीं सकता। दुनिया का कोई सिस्टम इसे बीच में रोकने में अक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है। और अमेरिका ने अपना बेड़ा अरब मध्य सागर में, भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है, यानी कि अमेरिका की रूस की दूरी जो 4800 किलोमीटर की है, ये घटकर महज 1000 के आसपास रह गई है। अब युद्ध होने की आशंका है, और इसी बीच युद्ध न बढ़े अरबी देश फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। ईरान जो पहले मुखर हो रहा था, और जब भूमध्य सागर में अमेरिकी बेड़ा तैनात हुआ, यानी कि जो लड़ने के लिए तैयारी अमेरिका की है, भूमध्य सागर में अपना बेड़ा तैनात कर दिया है, इसी वजह से थोड़ा ईरान नरम पड़ा था। लेकिन अब क्योंकि खुलकर रूस सामने आ चुका है और उसके पास भी बहुत ही परमाणु संपन्न वो शक्ति है, आधुनिक हथियार हैं, और ये कभी भी युद्ध अगर छिड़ा तो इसका विस्तार होगा। और अगर ऐसा होगा तो यकीन मानिए इजराइल के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। फ़लस्तीनियों के लिए तो नुकसानदायक हो रहा है, उनके पास खोने के लिए बचा क्या है। गाजा पट्टी बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। आधे से ज़्यादा मकान जो उनकी बिल्डिंगें थी वो डोमोलाइज हो चुकी हैं, जमींदोज हो चुकी हैं। अब जो भी नुकसान होगा अधिकतर इजराइल का ही होगा। अमेरिका 5000 किलोमीटर दूर बैठा युद्ध लड़ रहा है और अस्थिरता फैला रहा है, क्योंकि उसके हथियार बिकेंगे। और यदि ऐसा होता है तो यकीन मानकर चलिए भारी तबाही होगी, और इसकी चपेट में इजराइल 100% आएगा।
यूक्रेन के युद्ध से पहले भी जब अमेरिका यूक्रेन को उकसा रहा था, तब भी पुतिन ने कहा था कि हम दुनिया का संतुलन नहीं बिगड़ने देंगे, यानी कि शक्ति को एक ध्रुवीय नहीं होने देंगे। रूस का साफ इशारा था कि हम जो शक्तिशाली जो चौधराहट अमेरिका अपनी कायम करना चाहता है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। और यही कारण है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच के जंग के बीच रूस का दखल। और यदि ऐसा होता हुआ है तो हालात बहुत पेचीदा होंगे। अब कुछ मीडिया और कुछ इजराइल समर्थक अपना राग अलाप रहे हैं कि इजराइल जो है अंदर घुसकर मारता है, ये करता है, वो करता है। ऐसा नहीं है, वो फ़लस्तीन को मार सकता है, लेकिन वहीं पर ईरान है, तुर्की है, वो कम शक्ति संपन्न नहीं है। सिर्फ डर इतना है कि युद्ध ना बढ़े, कौन अपने सर बजाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका जिस हद तक गिर चुका है, जिस हद तक मानवाधिकारों को कुचलने की अमेरिका ने ठान ली है, तो यदि ऐसा ही हुआ, अमेरिका जो चाहता है अगर ऐसा ही हुआ, तो यूक्रेन और रूस वाली स्थिति अब फ़लस्तीन और इजराइल के बीच पैदा होंगी। कौन यूक्रेन बनेगा, कौन रूस बनेगा, ये समय बताएगा। लेकिन तय मानकर चलिए, यूक्रेन इजराइल को ही बनना पड़ेगा। और जो 5000 किलोमीटर दूर बैठा इसको उकसा रहा है, ये फिर वही यूक्रेन वाली स्थिति इसके सामने आएगी। और इसी को देखते हुए जो यूक्रेन इजराइल के बीच अंदर के जो लोग हैं, इजराइल के जो नागरिक है, वो इसी डर की वजह से अपने नेता, अपने राष्ट्रपति नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। दुआ कीजिए युद्ध ना बढ़े, जो नुकसान हो चुका है यहीं पर ख़त्म हो, युद्ध विराम हो और अमन शांति रहे। और जो यहाँ कहते हैं कि इसको मार देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, ये खुद को वहाँ मानकर चलें, तब पता करें कि वहाँ की स्थिति क्या होगी। और युद्ध विराम हो, शांति बनी रहे, यही दुआ करें। युद्ध विस्तार से किसी का भी भला नहीं होगा, और जब आग लगती है तो लपटें दूर दूर तक जाती हैं।